Hey guys, welcome back to my YouTube channel Master Science with a Medico। आज की वीडियो में मैं फिज़िक्स से हट के कुछ और पढ़ाने वाली हूँ, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। द पॉइंट इज़ कि पिछला चैप्टर मैं डालूँगी वीडियोस बाद में, लेकिन मैंने सोचा कि यार इसका ओवरव्यू सा दे दिया जाए कि साथ में आप लोग कुछ और भी पढ़ लें, ठीक है। सो जस्ट इट विल बी अ शॉर्ट वीडियो जिसमें आपको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा। जो भी डाउट्स हो यू कैन वेरी वेल कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर 1 in the NCERT book, that is matter in our surroundings. Okay, so we are starting with the chapter 1, matter in our surroundings. Before starting the chapter, one should be very clear with the term matter. Okay, जैसे कि मैंने कहा ना चैप्टर का नाम है मैटर, तो मैटर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, तो स्पेस प्लस मास मतलब कोई भी वो चीज़ जिसका स्पेस जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जिसका मास होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ले लो, एयर स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है और उसका मास भी होता है, मतलब उसका कुछ वेट होता है। पानी की बोतल में पानी ले लो, वो वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है वाटर बॉटल के अंदर का, प्लस उसका कुछ मास भी है। हम लोग हैं, हम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं प्लस हमारा मास भी है, तो व्हाट आर वी आर अ मैटर। ओके, so what is matter? Matter is anything which has space and which occupies some mass. This was the first definition which you should know. ओके, सो इसमें मैं पूरा डिटेल्ड लिखवाऊंगी नहीं, वो डिटेल्ड वीडियोस मैं बाद में डालूंगी। इसमें सिर्फ मैं आपको समझाने वाला काम कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद व्हाट वी शुड नो इज़ वी शुड नो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर कह लो या फिर फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर मैं सिर्फ आपको ऊपर से पढ़ा रही हूँ, जस्ट अ ओवरव्यू। सो व्हाट इज़ द फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कि जो मैटर होता है इट इज़ मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब किसी ना किसी चीज़ से मिल के बना ना, जैसे एयर लगा लो, एयर में भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं। किस चीज़ के पार्टिकल्स हैं? गैसेस के, जैसे कि CO2 के हो गए, हाइड्रोजन के हो गए H2 के, O2 के हो गए ऑक्सीजन के। तो इस तरह से मैटर क्या होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सम पार्टिकल्स। ओके, देन वील कम ऑन टू द सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में स्पेस होता है। सो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ऑलराइट, पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि मैटर पार्टिकल्स का बना होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि जो ये पार्टिकल्स हैं इनके बीच में आपस में स्पेस होता है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। फॉर एग्जांपल एयर में ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सब कुछ है और वो पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving. So this was the third property and now I'll be telling you the last property, that is the fourth one. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम लोग फिज़िक्स पढ़ेंगे सो वी लर्न कि इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मैटर भी एक चीज़ है, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द होल यूनिवर्स follows the law of attraction. This I'll be teaching in your gravitation chapter. So the fourth property is कि the particles of matter attract each other.
So finally we completed the topic, that is the properties of matter. We studied 4 properties. पहली कि matter is made up of particles. Second, the particles have space between them. Third, the particles are continuously moving. And fourth, every particle या each particle of the matter attracts each other. These were the 4 properties. Clear? Yes, ma'am. Okay, so next is a short 2-point note I'll be telling you. First is, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होती है. अब कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूसली चल रही है तो ऑब्वियस सी बात है ना कुछ एनर्जी यूज़ करेगी या वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं कुछ एनर्जी यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे अंदर कुछ एनर्जी होगी तभी तो मैं उसको यूज़ करूँगी ना. ठीक है, तो इसी तरह जब मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो चलते हैं तो दे ऑल्सो यूज सम एनर्जी और दे ऑल्सो हैव सम एनर्जी. विच एनर्जी दे हैव द काइनेटिक एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? मूविंग पार्टिकल्स में. तो मैं उन्हीं पार्टिकल्स की बात कर रही हूँ जो मैटर में चल रहे हैं. सो द मूविंग पार्टिकल्स पोजेस और दे हैव द काइनेटिक एनर्जी. ओके, सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो टेम्परेचर होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड. किसकी स्पीड के? पार्टिकल्स की स्पीड की. मतलब ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो पार्टिकल्स फटाफट चलते जाएंगे, जबकि कम टेम्परेचर देंगे तो दे विल ऑल्सो टेक मोर एंड मोर टाइम टू मूव. सो टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द पार्टिकल. ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा स्पीड, कम टेम्परेचर कम स्पीड. ऑल राइट, दिस वॉज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल. सो टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. आफ्टर ऑल जब आप लोग 11th में जाएंगे, शायद अभी 9th में भी एक फॉर्मूला आता है कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वेयर. ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, वेलोसिटी कह लो या स्पीड कह लो. तो इसी फॉर्मूला के हिसाब से स्पीड जो है वो काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है. तो मैंने क्या बताया अभी कि टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल था? स्पीड के. टेम्परेचर वॉज प्रोपोर्शनल टू स्पीड एंड स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी. तो स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी. सो वी कैन से कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी. ओके, क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं. आई एम टीचिंग वेरी फास्ट. ओके, नेक्स्ट थिंग इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर. ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, 3rd 4th से मैम पढ़ाती है. बेटा, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड, लिक्विड, गैस. ठीक है, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए हैं. सॉलिड, लिक्विड, गैस. यू कैन से कि ये चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दिस इज़ द ईजीएस्ट चैप्टर ऑफ द होल 9th क्लास. सो पूरी स्ट्रेंथ पावर के साथ पढ़ना इस चैप्टर को. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, अब बात आती है कि ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ के आए. अब हमें यहाँ क्या नई चीज़ सीखने की, ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते क्यों हैं या ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं. दे एग्जिस्ट ड्यू टू द वेरिएशन इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर. मतलब जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज आता है, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आता है उनकी स्पीड में, उनकी मूवमेंट में, किसी भी चीज़ में. उस वजह से ये तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं. जैसे कि सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव, और यू कैन से दे डोंट हैव एनी स्पेस बिटवीन देम. लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं दे हैव सम स्पेस. गैस के अंदर जो पार्टिकल्स है दे हैव लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम. सो इनमें वेरिएशंस आ रही है ना किसी चीज़ में, इसीलिए ये 3 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं. कौन से 3 स्टेट बोलो बेटा? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. क्लियर? ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट थिंग, दैट इज़ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट. क्या ये तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या ये आपस में इंटरचेंजेबल हैं? तो अब आप खुद इस चीज़ का आंसर ढूंढोगे. हैं, बिल्कुल हैं. देखो, जैसे पानी की बोतल आप भर के गलती से फ्रीज़र में रख के छोड़ देते हो तो 4 घंटे बाद आप देखोगे वो बर्फ़ में मिलती है आपको. तो लिक्विड चेंज इनटू आइस, बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल है. गलती से छोड़ दो, आपको बोतल बर्फ़ में मतलब चेंज हुई मिलेगी. ठीक है,
या फिर जब हम लोग कपड़े सुखा के आते हैं ऊपर छत पे, पूरी धूप में, कड़क धूप है, उस टाइम क्या होता है, उनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, लेकिन जब हम लोग उनको उतारने जाते हैं 3 या 4 घंटे बाद, तब तक उनका सारा पानी ऊपर हवा में उड़ चुका होता है। दैट इज़ इवेपोरेशन। मतलब वाटर हैज़ टर्न्ड इनटू वाटर हैज़ टर्न्ड इनटू गैसियस स्टेट एंड इट इवेपोरेटेड इन द एयर। सो इस तरह से हाँ, बिल्कुल तीनों स्टेट्स चेंज हो सकते हैं। इसी तीनों स्टेट्स के इंटरचेंजेबल आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8 पे इन ए ट्रायंगुलर फॉर्म। ये मैं बना के समझा देती हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि सॉलिड जो होता है वो होता है आइस की फॉर्म में, लिक्विड जो होता है वो होता है वाटर की फॉर्म में, और गैस जो होती है वो होती है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। ठीक है, ये 3 इनके फॉर्म है जिनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम चेंज करेंगे तो इन्हीं में से कोई एक या दूसरा किसी एक में चेंज होएगा। ठीक है, तो जो चीज़ हम लोग पहले सीखते हुए आए, पहले मैं वो बता देती हूँ। पहले हम सीख के आए थे कि सॉलिड जो है इट चेंजेस इनटू लिक्विड। सॉलिड मैंने बताया कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करता है बेटा, आइस। लिक्विड वाटर, तो आइस को वाटर में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मेल्टिंग, सो इट इज़ कूलिंग। सॉलिड को वाटर में चेंज करेंगे, कूलिंग होएगा या मेल्टिंग होएगा, बताओ, बोलो बेटा। मेल्टिंग। हाउ? या मैं कह दूँ कि मैं वाटर को आइस में चेंज कर रही हूँ, ये क्या होएगा? अब आप क्या हो गया यार, ये तो दोनों उल्टे हैं। वाटर को आइस में चेंज करेंगे तो कूल करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, लेकिन आइस को वाटर में चेंज करेंगे तो हीटिंग करेंगे। ठीक है, सो इट इज़ मेल्टिंग या कह लो हीटिंग, और ये वाला हो गया कूलिंग। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी सीख के आए थे। ठीक है, अब जो हमने इस क्लास में सीखनी है वो है पेज नंबर 8 खोल लेना बेटा अपनी बुक्स का, एनसीईआरटी बुक्स को। उसमें बहुत अच्छे से एक दे रखा है कि यहाँ लिक्विड है, यहाँ सॉलिड है, यहाँ गैस है। जब मैं सॉलिड को कन्वर्ट करती हूँ गैस में, ये नई प्रोसेस है जो आपने सीखनी है। सॉलिड को गैस में और गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या बोलते हैं? देखो, हर एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होती है सब्लिमेशन। यू हैव टू लर्न दिस प्रोसेस। लर्न करने का कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, अपनी डेली लाइफ से रिलेट करना। सॉलिड को गैस में सब्लिमेशन, गैस को सॉलिड में बोलेंगे डिपोजिशन। ठीक है बेटा, लिक्विड को गैस में क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन। जैसे कि मैंने अभी कपड़े सुखाने वाला एग्जाम्पल दिया था, गैस को लिक्विड में क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड को लिक्विड में क्या बोलेंगे? फ्यूजन। मतलब आइस को वाटर में हीटिंग या फ्यूजन, और लिक्विड को सॉलिड में क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन, या फिर वाटर को आइस में कूलिंग तो सॉलिडिफिकेशन। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हो जाएगा बेटा। यस। सो इट इज़ वेरी इजी, आपको याद करना है। इस चीज़ में कोई डाउट है मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज़ बताती हूँ आप लोगों को, दैट इज़ इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर जो चेंज होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। देखो, टेम्परेचर बढ़ेगा, मैंने अभी बताया था, तो स्पीड बढ़ेगी पार्टिकल्स की, तो उससे क्या होएगा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, तो हमें और ज़्यादा एनर्जी उनको सप्लाई करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से देखो, जितनी जो चीज़ स्पीड से वाइब्रेट करेगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे और वो फ्रीली घूमेंगे। जब बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, वो एग्जॉस्ट हो गए कि जी इसके आगे हम काम नहीं कर सकते, हाथ जोड़े, तो उसके बाद वो क्या करेंगे? वो फ्रीली मूव करेंगे। ठीक है, तो एक स्टेट आएगी जब सॉलिड जो है वो मेल्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट, या सॉरी मेल्टिंग बोलते हैं, या फिर
क्या बोलेंगे? जिस सॉलिड पॉइंट पे वो चेंज होएगा उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलेगा, ठीक है। प्रोसेस को मेल्टिंग। मेल्टिंग बोलेंगे। वेरी गुड, नाइस। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट किसका? आइस का कितना होता है? 273.15 केल्विन, या फिर कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यूज़ कर लेते हैं 273 केल्विन। सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273 केल्विन। ये होता क्या है? मिनिमम टेम्परेचर जिस पे सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जनरली टेकन एज 273 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, दैट इज़ फ्यूजन। फ्यूजन मैंने अभी बताया, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब देखो, जब हम मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो टेम्परेचर चेंज नहीं होएगा, इट विल फर्दर कंटिन्यू एज हीटिंग। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, एक टर्म होती है बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है। ये पूछ लेते हैं टीचर्स पेपर में या वाइवा वगैरह में कि लेटेंट क्या होता है। लेटेंट मीन्स हिडन, हिडन हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन की डेफिनेशन मैं बता चुकी हूँ, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो इसी से एक टर्म आपने याद करनी है, डेफिनेशन। लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड। 1 किलोग्राम सॉलिड को आपने चेंज करना है लिक्विड में, यही तो फ्यूजन होती है ना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना है, कितने प्रेशर पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। कब? उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसको बोलेंगे लेटेंट हीट। सो व्हाट इज लेटेंट हीट? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू द लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट। तो जो पार्टिकल्स होते हैं वाटर में, उनके नॉर्मल टेम्परेचर कितना लेते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। क्लियर है? ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट करता है टू बॉयल। मेल्टिंग पॉइंट क्या था बेटा? बताओ डेफिनेशन। सी, मेल्टिंग पॉइंट क्या था? उस पॉइंट पे जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में मेल्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड स्टार्ट करता है टू बॉयल। अब आपने खुद ये चीज़ बोलनी है वीडियो देखते हुए। जैसे मैंने पूछा मेल्टिंग पॉइंट क्या था, फटाफट आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट थिंग इज़ एक टर्म आती है बेटा बल्क फिनोमिना। देखो, किसी भी चीज़ का बल्क में होना, जनरली आप सुनोगे टीचर्स बोलेंगे बल्क, बल्क मतलब बहुत ज़्यादा, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट होना। तो पार्टिकल्स फॉर्म द बल्क ऑफ लिक्विड आफ्टर दे हैव द इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट, ठीक है। ओके बेटा, आगे देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट चीज़ मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बता दी, उसके बाद वेपराइजेशन याद कर लेना, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, ठीक है। सब्लिमेशन पता है, सॉलिड टू गैस। तो इसी तरह हमने इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर देखा था, आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। किसी भी गैस को हमें लिक्विफाई करना तो उस पर हम प्रेशर लगाएंगे, उसका टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे। किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए उसका प्रेशर क्या करेंगे? उस पर अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर उसका कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछते हैं टीचर्स, so what the teacher asked the question in the viva is the बच्चों मैं कह रही थी कि टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं हाउ टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। तो व्हाट द टीचर आस्क्ड द क्वेश्चन कि किसी भी सब्सटेंस का आप लोग रेट कैसे या स्टेट कैसे डिटरमाइन करेंगे कि वो कौन से स्टेट में, लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है। तो उसके लिए 2 पैरामीटर्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं, प्रेशर और टेम्परेचर। आई नो स्पीड बहुत फास्ट है मेरी, लेकिन इट्स जस्ट अ ओवरव्यू। बेटा डिटेल्ड वीडियोस में बाद में डालूंगी, जस्ट एक ओवरव्यू है ये चैप्टर का, ठीक है। सो किसी भी
चीज़ का हम लोगों ने ये डिटरमाइन करना है कि उसका स्टेट क्या है, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे, टेम्परेचर और प्रेशर। आई होप यू आर क्लियर विद द थिंग। उसके बाद हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है बेटा, दैट इज़ द इवेपोरेशन। ईजीएस्ट टॉपिक है, कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन। ये नहीं पूछेंगे टीचर आपसे 9th क्लास में कि व्हाट इज़ इवेपोरेशन, ये पूछते थे 4th या 5th में। अब आपसे पूछेंगे वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको इवेपोरेशन का एग्जांपल दिया, छत पे जाके कपड़े सुखाने वाला। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना। ठीक है, इवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इवेपोरेशन क्या है, वाटर का गैस में कन्वर्ट होना या वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। ठीक है, वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड में। वाटर वेपर कौन सी स्टेट में होते हैं, गैस में। तो वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट होने को हम लोग क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। क्लियर है बेटा? यस। ठीक है, तो उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाइवा के टाइम्स, वाइवा क्या होता है बेटा, वाइवा होता है जब टीचर आपके सामने बैठे और आपसे वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन वो पूछेंगे बेटा, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इवेपोरेशन। यू शुड बी वेरी क्लियर। पूछेंगे ये क्वेश्चन, आपको आना चाहिए। अब लिख लो इस क्वेश्चन को। तो 4 फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। सुनो, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट फैक्टर होता है सरफेस एरिया। ठीक है, सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर होता है ह्यूमिडिटी। एंड लास्ट और द फोर्थ फैक्टर होता है विंड की स्पीड, विंड स्पीड। ये मेरे 4 फैक्टर्स हैं जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे। यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड विद द फैक्टर्स, बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, विंड स्पीड और ह्यूमिडिटी। देखो, जो सरफेस एरिया होता है वो इवेपोरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शन, जितना ज़्यादा सरफेस दोगे उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन फास्ट होएगी। टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर, जैसे जितनी ज़्यादा गर्मी होएगी कपड़े उतने ज़्यादा जल्दी सूखेंगे। थर्ड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं हम लोग कि जो ह्यूमिडिटी होती है जितनी ज़्यादा होएगी उतने, जैसे मान लो टेम्परेचर बहुत ह्यूमिड है तो कपड़े कम टाइम में सूखेंगे, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और विंड स्पीड भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इवेपोरेशन के। ठीक है, जितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है क्या आपके कपड़े सूखेंगे, नहीं, दे विल रिमेन वेट। ठीक है, तो ये थी हमारी 4 चीज़ें। सो व्हाट वर दीज, कि 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द इवेपोरेशन, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड स्पीड। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट कैसे देती है। बेटा देखो, जब वाटर गैस में कन्वर्ट हो गया तो आप मान लो पसीने से भरा हुआ एक इंसान धूप में खड़ा है, थोड़ी सी हवा चलने लगी, एकदम से वो उसके पसीने हवा में चले जाएंगे तो उसको कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड द इवेपोरेशन कॉजिंग द कूलिंग इफेक्ट। इसके बाद इसके एप्लीकेशन 2 क्वेश्चन आते हैं कि हमें समर में कॉटन क्लोथ्स क्यों डालने चाहिए, और जब हम लोग, आप देखोगे कि फ्रीजर से आपने बॉटल निकाली पूरी पानी की भरी हुई, काफ़ी देर से रखी है, उसको आप टेबल पे रख दोगे, कांच के टेबल पे, तो उसमें नीचे वो पानी मतलब इकट्ठा होने लग जाएगा उसी जगह पे सर्कली शेप में। ठीक है, और उसके साइड में आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द इवेपोरेशन। पेज नंबर 10 पे वेरी क्लियरली इट इज़ गिवन। ठीक है, उसके बाद मैं लास्ट एक काम करती हूँ बेटा, समरी पॉइंट्स बता देती हूँ इस चीज़ के जो आपने याद रखने। हमारा दिस वॉज द ओनली चैप्टर विच यू हैव टू रिमेंबर। बहुत ईजी चैप्टर है, मतलब इतना छोटा सा है। पहली चीज़ क्या थी, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, दूसरी चीज़, मैटर एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट्स में, सॉलिड, लिक्विड में और गैस। वेरी गुड। उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मैक्सिमम किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं। लिक्विड में इंटरमीडिएट होता है और गैसेस में मिनिमम होता है। ठीक है, फिर द स्पेस इन बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब कोई भी पार्टिकल है उन दोनों के बीच में स्पेस और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है सॉलिड्स में। काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किस में होती है, सॉलिड्स।
और सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो तीनों स्टेट्स हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस, दे आर ऑल इंटरकन्वर्टिबल, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं? टेम्परेचर से या फिर प्रेशर। वेरी गुड। उसके बाद आती है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होती है? सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना बिना लिक्विड तक गए। जैसे 3 स्टेट होते हैं ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज करना बिना लिक्विड तक गए, ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन होता है गैस को डायरेक्टली सॉलिड में चेंज करना बिना लिक्विड तक गए, ओके। उसके बाद आते हैं एक चीज़ पे, बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होती है? एक बल्क फिनोमिना, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ डिटेल में, बल्क फिनोमिना। फिर आती है एक टर्म इवेपोरेशन। इवेपोरेशन होती है सरफेस फिनोमिना। टीचर्स आपसे पूछेंगे नेम अ बल्क फिनोमिना, नेम अ सरफेस फिनोमिना। सरफेस फिनोमिना यू शुड बी वेरी क्लियर। फिर रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होती है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड और सरफेस एरिया, वेरी गुड। फिर आती है कि इवेपोरेशन जो होती है इट कॉजेज कूलिंग। उसके बाद लास्ट 2 टर्म्स आती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट एनर्जी जो कि चाहिए 1 किलो लिक्विड को गैस में बदलने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो एनर्जी चाहिए 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। सो दिस इज़ व्हाट इज़ आवर chapter, okay. I hope it was clear. Stay safe, stay calm, and please save yourself from this virus, and please take care of yourself. So this was all about the chapter. I hope it's clear. Okay, so let's meet in the next video. देखते रहिए, कोई डाउट हो प्लीज़ tell me in the comment box.